हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। साधारणतः ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बशर्ते हम उसको पढ़ते कैसे हैं। अगर हम उसको पढ़ने के जो टेक्निक हैं उसको हम इसे अप्लाई करते हैं तो ज्योग्राफी जो होती है बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट बन जाती है आपकी। अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छी तरह से टेक्निक के द्वारा नहीं पढ़ा तो वही ज्योग्राफी आपको बुरी लगती है। मैंने खुद अपने ही ज्योग्राफी को पढ़ने के कुछ तकनीक कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, मैंने खुद ही निकाली है। साधारणतः हम देखते हैं कि अगर हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं, मान लीजिए आज मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो उस 20 किलोमीटर दूर जाने के लिए मेरे पास कई साधन हैं। मैं बस से भी जा सकता हूँ, मैं बाइक से भी जा सकता हूँ, मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, मैं पैदल भी जा सकता हूँ। मेरे पास मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ जाना है, तो मेरे पास यहाँ जाने के लिए कई साधन हैं। तो मैं इन सभी साधनों में से किसी एक साधन को चुनूंगा जो कि मेरे लिए सबसे सुगम होगा, मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मान लीजिए मैंने इसके लिए बस चुन लिया है। मेरे को यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस क्यों चुना मैंने? भाई इसका किराया है वो सबसे कम है, समय समय पे बस आती रहती हैं, मतलब इसके मैंने बेनिफिट बता दिए। इसी का उदाहरण लेके मैं एक ज्योग्राफी और स्टूडेंट को जोड़ना चाहता हूँ। अगर ये स्टूडेंट है और ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अगर स्टूडेंट ज्योग्राफी को पाना चाहता है या फिर स्टूडेंट ज्योग्राफी को अच्छी तरह से सीखना चाह रहा है, तो उसका सबसे सरल और सबसे सशक्त एक ही साधन है कि स्टूडेंट को ज्योग्राफी को पाने के लिए, ज्योग्राफी को सीखने के लिए कई साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण एक जो साधन है वो है मैप। अगर हम या कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए मैप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, वो ज्योग्राफी में अच्छा से अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा या फिर अच्छा से अच्छा उसको बनने लगेगी। तो सीधा सीधा है कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम मैप का अधिक से अधिक यूज़ करें। एटलस लें, बड़ा से बड़ा मानचित्र लें, कुछ भी पढ़ें ज्योग्राफी के बारे में। अगर आप भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं, आप पर्वत पठार पढ़ रहे हैं, आप मृदा पढ़ रहे हैं, आप जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, आप जलवायु पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप मैप को बगल में रखें। ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको मैप बिल्कुल रखना ही रखना है। इसके अलावा एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हमने इसी से संबंधित है, अगर हमने 2 स्टूडेंटों से पूछा, 2 जो कि ज्योग्राफी के छात्र हैं, अगर हम उनसे उन लोगों से हमने पूछा, अगर ए से पूछा कि आप भारत के सभी राज्यों के नाम बताओ, ए ने बताना शुरू किया महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर। 5 ही राज्यों में आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टूडेंट 2800 राज्यों के नाम शायद ना बता पाए। उसका भी एक रीज़न है, वो ये है क्योंकि उसने जो राज्यों के नाम बताए वो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताए। वो क्यों नहीं बताए हैं भाई? एक वो गुजरात महाराष्ट्र बोल रहा है, फिर सीधा बिहार जा रहा है, फिर मणिपुर जा रहा है, मतलब उसने सिस्टम से नहीं पढ़ा है। अगर हम दूसरे 20 स्टूडेंट से पूछते हैं, अगर उसने बताना शुरू किया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगर तो इससे आपको अभी से समझ में आ जाएगा कि उस स्टूडेंट ने भारत के मैप को सिस्टम से पढ़ा है। और जब कोई भी स्टूडेंट सिस्टम से, मैप के माध्यम से पढ़ता है, तो वो 2800 राज्यों के नाम एकदम बता देगा, क्योंकि उसने सिस्टम से पढ़ा है, वो सिस्टम से ही बताएगा। तो बेसिकली हम दो एग्जाम्पल से इतना समझ जाते हैं कि ज्योग्राफी में मैप का कितना महत्व है। अगर आप ज्योग्राफी में मैप नहीं यूज करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने देश, फिलहाल में हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है, कई नाम हैं। तो अभी हम फिलहाल अपने देश का नाम भूल जाते हैं। तो देश के विभिन्न नाम व कारण, क्योंकि हम जिस देश का इसके इतिहास भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं, उसका हमें उस देश के नाम के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता था, किन किन नामों से पुकारा जा रहा है। अगर पुकारा जा रहा है तो क्यों पुकारा जा रहा है, कोई ना कोई कारण होगा। तो देखिए, देश के विभिन्न नाम व कारण, साधारणतः समझिए, अगर हमने एक कारण लिखा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, अगर उसका हम कारण नहीं जानते हैं तो हमें वो चीज़ भूल जाती है। अगर कारण जानते हैं
तो वो चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहती है। तो देश के विभिन्न नामों में पहला नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त वैदिक काल में है। वैदिक काल में आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी था, और सिंधु नदी पहले एक भारत का पूरा, हमारे देश का पूरा एक हिस्सा हुआ करता था। सिंधु नदी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर आर्य रहते थे, इसलिए वहाँ पर वैदिक काल से ही आर्यावर्त नाम दिया गया। पहला हो गया। दूसरा भारत। कालिदास जी को सभी जानते होंगे, तो कालिदास जी की एक विश्वविख्यात अभिज्ञान शकुंतलम के एक वृत्तांत के अनुसार कुरुवंश के एक राजा थे दुष्यंत, उनकी पत्नी थी शकुंतला, उनके एक पुत्र हुए भरत, वो जो कि महाभारत के 16 महाराजाओं में से एक थे, और उसी राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत का आपको समझ में आ गया होगा, भरत से भारत। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नाम है हिंदुस्तान। आज का ईरान और अतीत का पारसिया। इसका छोटा सा इतिहास है। ईरान को ही हम पहले पारसिया बोलते थे। 1935 से इसको पारसियों मतलब ईरानियों ने कहा कि हमको अब कोई भी पारसिया ना करके ईरानी कहा करेगा। तो 1935 से, और आज पारसी नाम से कोई ना जान के बल्कि ईरान के नाम से ही जानते हैं। तो ईरानी लोग सिंधु घाटी से भारत में आए थे। जब भारत में आए थे तो क्या है कि इन लोगों ने सिंधु को बोलने की कोशिश की, लेकिन ये सिंधु को सा की जगह हा का उच्चारण करते थे, इसलिए जब वो बोलते थे सिंधु तो बोलते थे हिंदू। तो वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, और स्थान तो हिंदुस्तान। तो सिंधुओं का स्थान मतलब हिंदुओं का स्थान, तो हिंदुस्तान हो गया। तो भारत हमारे देश का नाम, जो देश के विभिन्न नामों में हिंदुस्तान है, वो किसकी वजह से पड़ा? ईरानियों की वजह से। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नाम इंडिया। इंडिया पूरे विश्व में भारत का सबसे प्रचलित नाम है। पूरे विश्व में भारत के नाम से ना जानते बल्कि इंडिया के नाम से जानते हैं हमारे देश को। तो इंडिया के होने के कई कारण हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण, इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुआ है, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा है, और वहां रहने वाले लोगों को इंडियन। तो यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा है, वहां रहने वालों को इंडियन। इंडिया का यह पहला रीजन है, पहला कारण है। इंडिया का दूसरा कारण है, जब सिकंदर भारत आए, जब वो जीतते चले आ रहे थे, तो भारत जब आए तो उन्होंने हमारे देश को हिंदू से एच हटा दिया और इंदू बना दिया। एच हटा दिया तो हिंदू को इंदू कर दिया। जब इंदू कर दिया तो इंदू को इंडियन या इंडिया कहने लगे। और इंडिया का तीसरा और सब लास्ट एक कारण है कि सिंधु नदी, मतलब पहले क्या था, अब आज भी हम देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का एक मैदान आता है। पहले भी था ये मैदान। तो सिंधु नदी का जो मैदान था उसको इंडस वैली बोलते थे। इंडस वैली की वजह से हमारे देश का आगे इंडिया नाम हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश पर पिछले कई सालों से इंग्लैंड ने राज किया है। तो इंग्लैंड ने इंडिया ही भारत हमारे देश को बोला है, और जहाँ भी गए हैं तो वहाँ ना आर्यवर्त बोले हैं, ना भारत बताए हैं, ना हिंदुस्तान बताए हैं, ना जम्बूद्वीप बताए हैं, बल्कि बताया है केवल इंडिया। तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम इंडिया प्रचलित हुआ है। जम्बूद्वीप, अभी तक की किताबों में हमने आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया का नाम ही पढ़ा है। एक नया नाम है जम्बूद्वीप। इसको बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा बहुत से लोगों ने। इसका एक कारण ये है कि हमारा जो देश है, यहाँ पर हिंदू के अलावा और भी कई धर्मों की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो जैन व बौद्ध धर्मों के उपनिषदों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। साधारणतः समझ लीजिए, जैन व बौद्ध धर्मों के उपनिषदों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। तो अभी तक हमने अपने देश के विभिन्न नाम व उनके कारणों के बारे में पढ़ा। कारणों से क्या होता है कि हम लोगों के दिमाग में बार बार वो चीज़ टकराती है और हमको वो नहीं भूलती है। नाम के बाद अब हम भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। साधारणतः समझिए, इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसा कि हम देखते हैं कि
अगर मुझे कोई चीज़ मंगवानी है बाई पोस्ट के माध्यम से, अगर कोई पूछता है कि आपके यहाँ मुझे कोई पोस्ट या फिर पोस्ट करना है कोई चीज़, तो इसमें क्या होता है कि हम उसको एड्रेस बताते हैं। अब एड्रेस बताएंगे तो कैसे बताएंगे? मेरा नाम होगा, इसके बाद मेरा रूम नंबर होगा, मेरी कॉलोनी होगी, मेरा कस्बा होगा, मेरा ज़िला होगा, मेरा प्रदेश होगा, मेरा देश होगा। मतलब एक श्रृंखला बनी हुई है। आपके एड्रेस को जानने के लिए क्या होगा? नाम से लेके जहाँ आप रहते हैं हर चीज़ होगी। इसी प्रकार हमारे देश को जानना है कि पृथ्वी में किस जगह है, क्या उसकी स्थिति है, तो उसी को हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति। जैसे कि मेरी अवस्थिति क्या है मैं बताऊंगा, इसी प्रकार हमारे देश की अवस्थिति क्या है इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले, भारत की अवस्थिति के पहले हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं ग्लोब में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, देशांतर व अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं या फिर गुजरती हैं, वो कि पूर्णतः काल्पनिक हैं। देशांतर रेखाएं कभी आपस में समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्लोब है, ऐसी ये रेखाएं जो हैं ये ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये आपस में यहाँ नहीं मिलेंगे, ये केवल सभी रेखाएं आपस में उत्तरी ध्रुव और सभी रेखाएं आपस में दक्षिण ध्रुव में मिलती हैं। ये आपस में समानांतर नहीं होती हैं। समानांतर रेखाएं वो रेखाएं जो कि आपस में, समानांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी मिलती ना हो। इनकी संख्या 360 होती है। साधारणतः आप समझ रहे होंगे, जब कोई हम गोले या फिर सर्कल को लेते हैं तो उसका जो अंश होता है वो 360 होता है। तो कोई भी सर्कल को हम लेंगे, अगर उसका अंश निकालेंगे तो 360 होगा। इसी तरह देशांतरों की भी एक एक अंश पर 360 संख्या गिनी गई है। वैसे तो इनकी संख्या जो है अनंत है, लेकिन इनको समझने के लिए, इस सहूलियत के लिए हम इनको 360 भागों में, लाइनों में बांटते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा। तो देशांतर आप साधारणतः समझ रहे होंगे, जैसे ही ऊपर जा रही है इनकी जो दूरी है वो कम होती जा रही है। तो देशांतर रेखाएं विषुवत पर सबसे दूर होती हैं। देशांतर रेखाएं विषुवत पर सबसे दूर होती है। जैसे ये ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे वो उत्तर ध्रुव की ओर जाएं, चाहे वो नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, वो आपस में पास होती जाती हैं। तो विषुवत रेखाएं विषुवत पर, देशांतर रेखाएं विषुवत पर सबसे दूरी पर होती हैं। तो विषुवत पर देशांतरों की आपस की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। तो यहाँ 111.32 किलोमीटर है, और जैसे ये ध्रुव पर पहुँच जाती है वहाँ इनकी दूरी जो होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर आपस में मिल जाती हैं। इसके अलावा एक देशांतर से दूसरे देशांतर, अभी हमने बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर 360 है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी को हम गोरे बोलते हैं। देशांतरों की आपसी दूरी को हम बोलते हैं गोरे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। ये रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, जो कि कभी भी नहीं मिलती हैं। इसके अलावा इनकी संख्या अनंत होती है। अनंत कैसे होती है कि इनकी संख्या जो है अनंत है, लेकिन हम इनको बीच से एक विषुवत या फिर भूमध्य या फिर 0 अक्षांश मानकर 2 भागों में बांट देते हैं। इस ग्लोब को हम बीच से काट देंगे, उसको हम 0 मान लेंगे। 0 अक्षांश या विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। इसी 0 से नीचे के दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। तो 90 ऊपर, 90 नीचे, और बीच में जो विषुवत 0 है। तो अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 181 होती है। और इन रेखाओं की एक खूबी ये है अक्षांशों की, कि जो उत्तरी अक्षांश की जो एक रेखा होगी, उत्तरी ध्रुव की जो रेखा होगी सबसे ऊपरी,
और दक्षिणी ध्रुव की जो एक रेखा होगी वो की रेखा ना होगी बल्कि एक गोला होगा, मगर माना जाएगा कि वो एक रेखा ही है। तो इनकी संख्या जो होगी वो 181 है, ध्रुव पर ये गोला होते। और एक चीज़ और है कि इनकी जो दूरी होती है, जैसे देशांतरों की दूरी जो होती है वो 111.32 से जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वो घटती जाती है। जैसे ही हम उत्तर की ओर जाते हैं वो घटती जाती है, जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं घटती जाती है, बीच में वो सबसे दूरी रहती है। ऐसी अक्षांश में देखा जाए तो अक्षांश एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो दूरी होती है वो समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। अभी हमने अक्षांश देशांतरों का छोटा सा पढ़ा। इन दोनों के बारे में जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो इनका और भी अधिक विस्तृत रूप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के, हमने भी जो बताया कि मेरी लोकेशन क्या है, इसी प्रकार विश्व में ग्लोब में भारत की लोकेशन क्या है। तो फिर से हम ग्लोब के माध्यम से पढ़ेंगे। एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो इस हिसाब से पढ़ें कि वो फैक्ट से संबंधित हो। आपने ज़्यादातर क्लासेस यूट्यूब पर देखी होंगी, चाहे ज़्यादातर क्लासेस किसी भी चीज़ पे देखी होंगी, कभी कभी आपने बुक्स में भी देखा होगा कि जब ग्लोब बनता है तो ग्लोब को ऐसे बना दिया जाता है। आप खुद ही सोचिए ये किस हद तक ये ग्लोब सही है, किस हद तक ये ग्लोब सही नहीं है। आप सोचिए और इसका जवाब दीजिए। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का पेज है, जो कि एनसीईआरटी बुक में साफ साफ बताया गया है कि सूर्य बगल में है और पृथ्वी दूसरी तरफ है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप ही झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है देखिए, उसका भी रीजन देख लीजिए। यहाँ ये सरासर गलत है। वो इसलिए गलत है, इस चित्र के इस डायग्राम के माध्यम से दो चीज़ निकल के आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो ये है कि अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीना जो हमारे 12 जनवरी से दिसंबर तक होते 12 महीना, यहाँ पर दिन की जो ड्यूरेशन होती है वो बराबर रहेगी। जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, अभी सूर्य जो है वो 5:30 बजे आ जाता है और 7 और 6:30 बजे डूबता है। मतलब 12 घंटे से भी दिन की जो ड्यूरेशन, सूर्य की जो ड्यूरेशन है वो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी होती है। अभी जून का महीना है और जैसे ये 6-7 महीने बाद जनवरी आ जाएगी तो यही 7 बजे सूर्य आएगा, सूर्योदय होगा और सूर्यास्त 5 बजे ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये 10 घंटे ही इसकी ड्यूरेशन रहती है। क्यों रहती है? अगर इस डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो सूर्य की जो दिन की जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन अगर हम रियलिटी बेस पर देखें, जो रियलिटी में सच में जो हमारी ग्लोब जो है उसके माध्यम से देखें तो उसकी अलग आएगी। देखिए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये है कि अगर हम तिरछा बनाएंगे तो हमारे दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा कि ये तिरछा क्यों है। जब तिरछा है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो ये है कि हमारी पृथ्वी में इंडिया जो है वो यहाँ है। जब यहाँ है तो इसका है कि जब यहाँ है तो इसका यही रीज़न है कि जो दिन रात की जो जैसे महीने गुजरते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो 1 साल में परिक्रमा करता है। तो जहाँ ये होगा तो दिन की ड्यूरेशन इसके परिक्रमा के अनुसार होती है। तो दिन रात की जो ड्यूरेशन होगी वो इसी झुकाव की वजह से होती है। मौसम का परिवर्तन इसी झुकाव से होता है। अगर हम सीधे बना दें तो वो तो सब कुछ हमने ज्योग्राफी ही बदल दी। तो ज्योग्राफी को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे उतना ही हमको सहूलियत होगी। देखिए, इस ग्लोब को हम पढ़ते हैं।
ये एक गोलाकार है, इसको हम जस्ट बीच से काटेंगे। तो जस्ट बीच से काटने के बाद हम ऊपर का जितना हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। बीच से काटने से दक्षिणी की ओर जितना हिस्सा है वो है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए अब देशांतरों से बांटते हैं, बीच से कैसे काटना है। तो बीच से काटने के लिए हमें थोड़ा सा, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं मानक समय, तो हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि किसी भी गोला को अगर हम बीच से काटना चाहते हैं तो सीधा काट देंगे, लेकिन अगर इसी गोले की हम शुरुआत और अंत करना चाहेंगे तो बड़ा कठिन है। कहाँ से करें, कहाँ से ना करें। इसी के लिए पृथ्वी पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में एक वेधशाला है जहाँ से 0 देशांतर मानी गई है। इसी 0 देशांतर से हम पूरब की ओर जाते हैं, इसी देशांतर से हम पूरब की ओर जाते हैं तो इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और हम पश्चिम दाएं तरफ जाते हैं तो इसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, या फिर ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। नॉर्मल रूप से अगर ये पूछा जाए कि भारत की ग्लोब में, भारत की पृथ्वी में कहाँ स्थिति है, अगर हम ये कहें कि भारत की जो स्थिति है वो ये है, तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश या फिर उत्तरी गोलार्ध या फिर उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। ये देखिए, ये बीच से हम काटेंगे, ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। तो भारत की ग्लोब में स्थिति उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर है। अब देखिए, इस पृथ्वी को हम मुख्यतः 5 बड़ी बड़ी रेखाओं में काटते हैं। तो 3 जो रेखा हैं वो बहुत जरूरी है पढ़ना। विषुवत रेखा वो है 0 अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम 0 अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा यह एक काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा काल्पनिक रेखा है। इसके अलावा यह सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा है, सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी व सबसे लंबी रेखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। ये विषुवत, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा वह रेखा होती है जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर समानांतर, विषुवत के समानांतर खींची जाती है। वो रेखा जो विषुवत के 23.5 डिग्री उत्तर में इसके समानांतर खींची जाती हो, उसको कहते हैं कर्क रेखा। इसी तरह मकर रेखा, वह रेखा जो विषुवत के दक्षिण में 23.5 डिग्री के साथ विषुवत के समानांतर खींची जाती हो। कहने का मतलब है इस विषुवत के समानांतर ये होगी, इस विषुवत के समानांतर ये रेखा होगी। ये तीनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं। असलियत में इन रेखाओं का यहाँ पर लोकेशन क्यों किया गया है? 24.5 23 भी तो हो सकता है, 23.5 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो उसका भी छोटा सा कारण समझ लीजिए। सूर्य जो होता है वो समय समय पर अपनी किरणों का स्थानांतरण करता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का स्थानांतरण पृथ्वी पर होता रहता है। कभी लंबवत यहाँ होती हैं तो कभी लंबवत दूसरी जगह होती हैं, कभी लंबवत कर्क पे होती हैं, कभी मकर पे होती है, कभी विषुवत पे होती हैं।
तो ये जो इतना एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पर सूर्य की आभासी किरणों का स्थानांतरण लंबवत होता रहता है, लंबवत होता रहता है। जैसे कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं। जैसे कि इससे संबंधित एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछें कि कितनी तारीख को रांची में, कितनी तारीख को रांची में हम 12 बजे अगर खड़े हो जाएं तो हमारी परछाई नहीं बनेगी। सीधा एक बार क्वेश्चन सुनिए, कितनी तारीख को हम अगर रांची में खड़े हो जाएं तो हमारी परछाई नहीं बनेगी। 21 जून वह तारीख है जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, और कर्क रेखा पर पड़ता है रांची से है। तो रांची जो कर्क रेखा पर पड़ता है तो लंबवत पड़ेंगी, तो 12 बजे बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी। तो वह एक ऐसा समय है जब किसी भी व्यक्ति की छाया जमीन पर पड़ेगी, बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो एकदम सूर्य क्या है, लंबवत रहेगा। अगर यहाँ भी कोई परछाई बनेगी तो वहाँ सूर्य है। तो 21 जून को कोई भी परछाई नहीं बनेगी रांची में। छोटा सा उदाहरण है, इसी से आप समझिए कि लंबवत किरणें का सूर्य यहाँ से यहाँ अपनी किरणों का स्थानांतरण करता रहता है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं, कर्क रेखा पढ़ लिए, वृषभ रेखा पढ़ लिए, मकर रेखा पढ़ लिए। अब भारत की लोकेशन को देखते हैं हम। तो देखिए, भारत का जो विस्तार है इसको भी हम थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। भारत का विस्तार देखिए, भारत का विस्तार मुख्य भूमि के, भारत का विस्तार मुख्य भूमि के 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अभी मैंने बोला भारत की मुख्य भूमि का 8.4 मिनट से। मुख्य भूमि क्यों बोला? भारत एक बहुत ही विशाल देश है, इसीलिए इसको भारत नहीं बल्कि उपमहाद्वीप भारत बोलते हैं। तो भारत के देश के अलावा इसके कई द्वीप भी हैं। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और दमन द्वीप करके कई द्वीप हैं। तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिण में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जिसका जो पॉइंट है वो 6.45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछता है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण में कहाँ से है, तो 8.4 मिनट से है, और भारत का कहाँ से है, तो 6.45 मिनट से है। इसके बाद हम समझते हैं देशांतर में। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। जैसा कि हमने अभी, ये 0 है, ये 0 है। हम यहाँ से बढ़ते हैं तो ये 8 है, एक एक करके बढ़ते हैं, ये 8 है, जो कि श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका के बगल से कन्याकुमारी से शुरू होता है और बिल्कुल ऊपर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक, लद्दाख तक जाता है। तो ये क्या है, ये विस्तार है, अक्षांशी विस्तार। इसी प्रकार ये जो देशांतरी विस्तार है वो लंदन के एक एक करके हम जैसे 68 पहुँचते हैं तो गुजरात शुरू हो जाता है, और हम 97.25 अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। इसके बाद अब हम इसको देखेंगे कि ये भारत का 37, ये 8, ये 68, ये 97, ये भारत का एक मूल रूप से एक विस्तार है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत का मानक समय क्या है, कैसे भारत का समय, अभी मान लीजिए 6 बजे हैं, तो कैसे ये 6 बजे हैं, हमने 6 क्यों, 7 भी बच सकते हैं, 8 भी तो कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो देखिए उसका एक छोटा समझिए, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है मानक समय, वैसे ही हमारा दिमाग चलने लगता है कि मानक समय किससे लिया गया है, क्यों लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो मानक समय का निर्धारण इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच की एक वेधशाला से निकली 0 देशांतर से हुआ है।
360 अंश हैं, 360 एक गोले के अंश हैं। कहीं न कहीं से शुरुआत करनी है, कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 0 देशांतर ग्रीनविच से होती है। तो ग्रीनविच ये है, ये बाएं तरफ ये पूरब है। तो जैसे ही हम एक एक करके अंश बढ़ते हैं और 68 पहुँच जाते हैं, ये है हम 68 पहुँच जाते हैं, ये 68। तो 68 से शुरू होता है हमारे देश का गुजरात। तो 68.7 से 97.25 तक चलता है। तो 68 से 97 हमारा जो भारत का जो समय है वो देशांतर से ही लिया जाता है। तो 68 और 97, तो भारत का समय हम यहाँ से भी ले सकते थे, इस अक्षांश देशांतर से, इससे भी, मतलब कई देशांतर हैं, ये कहीं से, कहाँ से भी कहीं से भी ले सकते थे। लेकिन भारत एक बहुत ही बड़ा देशांतरी विस्तार देश है, इसलिए इसका समय, मानक समय एक सही बनाना जो कि पूरे देश के लोगों, पूरे राज्यों के लिए एक सरल और सिंपल रहे, सबके लिए एक एवरेज रहे। क्योंकि भारत 68 से 97 तक विस्तृत है, मोटा मोटी माने तो इसका जो विस्तार है वो 97 से 68, ये लमसम 29 आता है। इसको 30 हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, तो 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। अब देखिए साधारण भाषा में समझते हैं हम इसको। सूर्य यहाँ है, तो पृथ्वी को 24 घंटे में, अगर यहाँ है पृथ्वी अभी, तो 24 घंटे में पृथ्वी को यहाँ आने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को दोबारा इसी जगह आने में 24 घंटे का समय लगता है। तो आप सीधी सीधी समझिए, 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 360, इसका मिनट बनाते हैं। तो देखिए 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, और हमारे देश की देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री को पार करेगा तो 30 डिग्री को पार करने में लगेगा 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो भारत यहाँ अगर सूर्य अभी आया है तो 2 घंटे बाद यहाँ सूर्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 30 डिग्री है, 30 देशांतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 30 को 120, 2 घंटे। अगर 5 बजे यहाँ सूर्य उगता है तो यहाँ सूर्य को आने में लगेगा 7 बज जाएंगे, तो यहाँ सूर्य आएगा। 5 बजे यहाँ सूर्य आया है तो 7 बजे यहाँ सूर्य आएगा। तो मानक समय का निर्धारण करने के लिए 97, 68 का जो हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 82 और 83 के मध्य आएगा। तो 82 और 83 के मध्य आएगा, तो 82.5 भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री निर्धारित किया गया। 42.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। 82.5 को अब हम क्या करना है? हमको इसको मानक समय से जोड़ना। कहाँ से जोड़ना है? वेधशाला से, कहा कि ग्रीनविच की वेधशाला से मानक समय को जोड़ना है। अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री को पार करने में लगता है 4 मिनट। तो 82 डिग्री 0.5 को करने में कितना लगेगा? ये 330 मिनट। तो 60 मिनट का 1 घंटा, तो यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट। तो इसको हम 5.5 घंटे का अंतर भारत के देशांतर से ग्रीनविच से भारतीय जो मानक देशांतर है, यहाँ का इसमें जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। 5.5 घंटे का समय लगता है।
जब 5.5 घंटे का जो समय लगता है, अब इसी आधार पर समझिए कि अगर हमारे यहाँ अभी 12 बजे हैं, हमारे यहाँ अभी 12 बजे हैं, तो इंग्लैंड में कितना बजा होगा, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। तो सीधा सा समझिए कि हमारे यहाँ सूर्य आ चुका है, हमारे यहाँ सूर्य आ चुका है। अब वो जो पृथ्वी है वो परिक्रमा कर रही है, तो 5.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगा। सूर्य यहाँ आ चुका है, 5.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगा। तो अगर हमारे यहाँ 12 बजे हैं तो वहाँ कितने बजेंगे, या वहाँ 12 बजे तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे। इसके क्वेश्चन के आंसर आप थोड़ा अपने उससे दिमाग से सोचिए। देखिए, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ सूर्य निकल चुका है, वहाँ पहुँच चुका है, हम लोग 5 घंटे आगे हैं। अगर इंग्लैंड में अभी 12 बजे हैं तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। हम 5.5 घंटे, हमारी जो घड़ी है, हमारा जो समय है, 5.5 घंटे आगे हैं। अगर वहाँ 12 बजा है तो हमारे यहाँ 5:30 बज गया होगा, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अब जैसे ये है कि, और ये मानक समय है, तो मानक समय को हमने देखा है कि मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्वी देशांतर किस जगह से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कैसा है। तो पूर्वी देशांतर जो ये 82.5 मानक समय पूर्वी देशांतर है, ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के एक जिला है इलाहाबाद, वर्तमान उसका नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज के निकट नैनी शहर है, छोटा सा एक जगह है, वहाँ से इस मानक समय को लिया गया है। तो भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से लिया गया है। इसके अलावा मानक समय से संबंधित एक चीज़ और है कि मानक समय की जो देशांतर है, रेखा है, जो देशांतर, वो कई राज्यों से गुजरती है। उन राज्यों को हमको बताना होता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो इसमें भी कई लोग ट्रिक का यूज करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें क्या, किसी भी चीज़ में आप ट्रिक का यूज मत करिए, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैप को तराशिए। जैसे हीरे को ज़्यादा से ज़्यादा तराशते हैं ना, तो वो उतनी ज़्यादा चमक आती है। इसी प्रकार आपको अगर ज्योग्राफी को पढ़ना है, ज्योग्राफी को ज़्यादा से अच्छा करना है, तो आप उसको मैप का, जितना ज़्यादा मैप को तराशेंगे, जितना ज़्यादा मैप को पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आपको ज्योग्राफी बनेगी। अब इसी से लेते हैं कि ये जो मानक समय लाइन है, देशांतर रेखा है, वो किस राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें भी आप ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो भूल जाएंगे। तो अच्छा है कि आप उसको ट्रिक नहीं बल्कि एक मेमोरी की तरह याद करिए कि कौन सा राज्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, कितना भाग पूर्वी, कितना भाग पश्चिमी उसका हुआ है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होते हुए ये मध्य प्रदेश का छोटा सा पूर्वी हिस्से को काटते हुए छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से जाती है, और उड़ीसा के पश्चिमी भाग को काटते हुए तटीय क्षेत्र में जो एक राज्य है आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई चली जाती है। अब मैंने 5 राज्यों को इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा मैप को देखेंगे कि मैं क्या पूर्वी हिस्सा कह रहा हूँ, क्या पश्चिमी, क्या मध्य कह रहा हूँ। तो नॉर्मल समझिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश इतना काटता है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ आता है, और ये उड़ीसा आता है इतना, और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश आता है। तो ये 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों को हम सही से याद कर लें। ये कई एग्जामों में भी आते हैं और आते ही रहते हैं ये एग्जामों में। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हमने के विभिन्न नामों के बारे में पढ़ा, उनके कारण पढ़े, किस कारण से उसको ये बोला जाता है। अगर आप कारणों को ध्यान देंगे तो ये नाम आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा हमने भारत की अवस्थिति देखी, कहाँ उसकी स्थिति है,
स्थिति को जानने के पहले हमने देशांतर और अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा सा विवरण लिए, बाद में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भारत की स्थिति क्या है, देशांतर, अक्षांश क्या स्थिति, क्या इसकी पोजीशन है। इसके अलावा हमने इसके मानक समय के बारे में पढ़ा, कहाँ से लिया गया है, कितना घंटे का अंतर है।